डार्क मून फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने का जोखिम उठाने वाले भाड़े के सैनिक मूल रूप से अच्छे स्वभाव वाले लोग नहीं थे। ऐसी जगह पर अगर वे किसी को मार भी दे तो किसी को पता नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार की सज़ा मिलने की बात तो दूर की है। ये समाज में लावण्या राठौर का पहला दिन नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका दिमाग बहुत साफ था कि किसी बेकार चरित्र का नाटक करना उनके लिए अधिक सुरक्षित था। यदि एक आर्मामेंट मास्टर के रूप में उसकी पहचान और यह कि ली मोइंग एक बड़े संप्रदाय का शिष्य था उजागर हो जाती तो उन्हें आसानी से धमकाया जा सकता था। अगर दूसरे लोगों को पता चल जाता कि उनके पास मूल्यवान चीजें हैं तो उन पर हमला किया जाएगा और संभवतः उन्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि वे दोनों अभी कमजोर थे और उनकी संपत्ति छीन लेने में हमलावरों को कोई मानसिक बोझ महसूस नहीं होता। इसलिए उसने तुरंत अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया और एक ऐसी छात्रा होने का नाटक किया जो अपने पहले प्रशिक्षण सत्र पर आई थी। एक सटीक और निर्दोष नाटक। सौभाग्य से वे जिस वर्तमान स्थिति में थे वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा उसने वर्णन किया था। वह केवल क्यूई प्रोफाउंड दायरे के 9वें स्तर पर थी और ली मोइंग वास्तव में गंभीर रूप से घायल था और उसने बहुत अधिक प्रोफाउंड एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी थी। वह हमेशा अपने साथ एक प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट, शक्तिशाली कलाकृति रखता था जो उसके साधना स्तर को छिपा सकती थी, इसलिए वह ऐसा लग रहा था मानो वह ज्यादा से ज्यादा रक्षात्मक दायरे के 7वें या 8वें स्तर पर हो। उद्धरण साउथ स्काई रीजन के प्रसिद्ध स्कूलों के कुछ छात्र ज्यादातर उनकी उम्र और साधना स्तर के आसपास ही थे। यही कारण था कि भाड़े के सैनिकों को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। दाढ़ी वाले कप्तान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई और कहा, क्या तुम जानती हो कि यह कौन सी जगह है? ये डार्क मून फॉरेस्ट का आंतरिक क्षेत्र है। तुम दोनों काफी साहसी हो और अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें अभी तक जादुई जानवरों द्वारा टुकड़े टुकड़े नहीं किया गया है। यह आंतरिक क्षेत्र है। लावण्या राठौर ने मूर्ख होने का नाटक किया और एक बेवकूफ की भूमिका को शानदार ढंग से निभाया। खतरनाक इरादे और लावण्या का क्रोध। दाढ़ी वाले कप्तान और आसपास के सदस्यों ने एक दूसरे को गहरी और भड़काने वाली नज़र से देखा। लावण्या राठौर के अति सुंदर नैन नक्श को देखते हुए उनकी आंखों में कुछ घिनौना अर्थ छिपा हुआ लग रहा था। हालांकि उन्होंने जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन लावण्या राठौर जानती थी कि वे उन दोनों को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे, और शायद उनकी उस पर भी बुरी नज़र थी। उसकी आंखों में शीतलता की एक लकीर कौंध गई। ये नीच लोग वास्तव में एक ऐसी युवा लड़की पर नज़र गड़ाए हुए थे जो अभी तक विवाह योग्य उम्र तक भी नहीं पहुंची थी। अगर वे उसके पिछले जीवन में मिले होते तो ये नीच उसी जगह की मां बन गए होते। लेकिन अब, हालांकि थोड़ी परेशानी थी, उसकी सीमित ताकत की बात तो छोड़ ही दें, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ली मोइंग की सुरक्षा था। यदि वे अब भिड़ गए तो जो व्यक्ति संभवतः अपनी जान गंवाएगा वह ली मोइंग ही होगा। इस कारण से वह केवल अपना गुस्सा पी सकती थी। खैर, नीचों के इस झुंड से निपटने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। भेड़िया मानव भाड़े के सैनिक। दाढ़ी वाला कप्तान फिर बोला, सुश्री, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारे बगल में ये जो आदमी है उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसकी हालत बहुत खराब लग रही है, क्या वह गंभीर रूप से घायल है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम लावण्या है और यह मेरे सीनियर हैं। सीनियर? वह मुझे बचाते हुए घायल हो गए। ली मोइंग की चोट को छिपाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि यह सभी को साफ दिखाई दे रही थी। सच बताना ही सबसे उचित था ताकि कप्तान की सतर्कता कम हो सके। दाढ़ी वाले कप्तान ने ठहाका लगाते हुए कहा, अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करो कि तुम हम वेयरवुल्फ मर्सिनरीज से मिल गए, अन्यथा यदि केवल तुम दोनों होते जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल है तो मुझे डर है कि तुम्हें जादुई जानवरों का भोजन बनने के लिए सूर्योदय तक का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। हमें क्या करना चाहिए? लावण्या राठौर ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा। इसीलिए तो मैंने कहा कि अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करो। दाढ़ी वाले कप्तान ने अपनी दाढ़ी की मूंछों को घुमाया। चूंकि तुम हम वेयरवुल्फ मर्सिनरीज से मिल चुके हो, हम तुम्हें मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो तुम हमारे साथ चल सकती हो और डार्क मून फॉरेस्ट से बाहर निकल सकती हो। जब लावण्या राठौर ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। ये ठीक है, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। हमारे पास नक्शा है। जब दिन निकलेगा तो हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाना चाहिए। दाढ़ी वाले कप्तान की भौहें तन गईं क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाएगा। उसने सोचा था कि जैसे ही वह उन्हें अपने साथ शामिल होने का प्रस्ताव देगा, यह अनुभवहीन युवा लड़की खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी और उनके साथ हो लेगी। इस स्थिति से लग रहा था कि उसमें थोड़ा दिमाग है। शायद उनके अकादमी के शिक्षकों ने प्रशिक्षण के लिए बाहर आने से पहले उन्हें ऐसी स्थितियों के बारे में सिखाया था। चाहे वह कितना भी सोचे, वह अभी भी एक अनुभवहीन लड़की थी। उसके लिए उनके चंगुल से बचना असंभव था। चूंकि
मुंह में आया ग्रास पहले से ही मौजूद था, तो अगर वह उसे न खाए तो वह मूर्ख ही होगा। दाढ़ी वाले कप्तान ने मन ही मन एक खामोश आह भरी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखी और कहा, मैं कहता हूँ छोटी बच्ची, ये डार्क मून फॉरेस्ट में तुम्हारा पहली बार है ना? क्या तुम जानती हो, भले ही यह सुरक्षित क्षेत्र है, फिर भी रात होने पर जादुई जानवर घूमते रहते हैं। बिना किसी एरे मास्टर के मंत्र रचना सेट किए, बिना किसी के पहरा दिए, और ऊपर से तुम्हारे सीनियर गंभीर रूप से घायल हैं, तो सिर्फ तुम अपने दम पर क्या कर सकती हो? हम। बिल्कुल सही, एक लंबे और दुबले सैनिक ने बात आगे बढ़ाई। जरा सोचो, ये सुरक्षित क्षेत्र बहुत बड़ा है। जब हम मंत्र रचना स्थापित करेंगे तो जब जादुई जानवर वहां से गुजरेगा तो उसे केवल तुम दोनों ही दिखाई दोगे। निस्संदेह तुम उनका रात का भोजन बन जाओगी। इस बार एक और मोटा सैनिक पास आया, उसका रवैया बेहद अमित्र था। ठीक है दोस्तों, अपनी दयालुता को बिना वजह न दिखाओ। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती तो रहने दो। हमारे पास इन दो बेकार लोगों को अपनी गति धीमी करने देने के लिए ज़्यादा ऊर्जा नहीं है। अगर वे मरना चाहती हैं तो उन्हें मरने दो। इतने व्यस्त मत बनो। इस आंतरिक क्षेत्र में बहुत से लोग मर चुके हैं, हम हर किसी को कैसे बचा सकते हैं? लावण्या राठौर ने बातचीत सुनकर कांपने का नाटक किया। ये भाड़े के सैनिक रणनीतियों का उपयोग करने में काफ़ी माहिर थे। एक बुरे पुलिस वाले का अभिनय कर रहा था तो दूसरा अच्छे पुलिस वाले का। उन्हें अपने दल में शामिल करने के लिए वे गाजर और छड़ी के दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे थे। उनकी नज़रों में वह मानती थी कि ली मुइंग एक मुर्दा व्यक्ति से अलग नहीं था, जबकि वह एक अज्ञानी युवा लड़की की तरह दिख रही थी जिसका वे फायदा उठाना चाहते थे। लावण्या राठौर ने सोचा था कि अगर दोनों समूह एक साथ कैंप न करें तो वे बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि अब ये संभव नहीं था। भाड़े के सैनिकों के इस समूह की नज़रें उन पर थीं। अगर वे सहमत नहीं होते तो ऐसी संभावना थी कि भाड़े के सैनिक उनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल कर सकते थे। उसके वर्तमान स्तर पर 10 से अधिक 5वें स्तर के विशेषज्ञों से निपटना उसके लिए असंभव था, और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि उसे अभी भी बेहोश ली मुइंग का ख्याल रखना था। इसलिए वह उनके सुझाव से सहमत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। लावण्या राठौर ने एक पल के लिए सोचा और हैरान दिखने का ढोंग किया। उसने धीमी आवाज में कहा, तो क्या मेरे सीनियर और मैं आपके साथ चल सकते हैं? क्या ये बहुत कष्टदायक होगा? दाढ़ी वाले कप्तान ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। हर कोई जानता है कि वेयरवुल्फ मर्सिनरीज ने हमेशा दूसरों की मदद करने को प्राथमिकता दी है। उसने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि मोटे सैनिक ने बीच में टोका, कप्तान, आप हमेशा इतने दयालु रहते हैं। हम भाड़े के सैनिक हैं और हम अपना दरवाज़ा पैसे कमाने के लिए खोलते हैं। आप हमेशा उन लोगों को बचाते रहते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं, और ये तो छोड़ ही दे कि हम उन पर खाना बर्बाद कर रहे हैं। भविष्य में हम अपना व्यवसाय कैसे स्थापित करेंगे? इससे अच्छा तो हम अपना काम ही बदल लें। ये दाढ़ी वाले कप्तान ने एक उलझन भरा भाव दिखाया। वे अभी भी छात्र हैं, उनकी मदद करने में क्या हर्ज है? ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम इसी तरह पैसे लेने से इनकार करते रहे और दूसरों को बचाते रहे तो मैं अब से तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मोटे, ऐसा मत करो। ये दोनों आदमी वास्तव में लावण्या राठौर के सामने ही झगड़ने लगे। लावण्या राठौर ने मन ही मन एक दबी हुई हंसी हंसी। उसने ऐसी तरकीबें बहुत देखी थीं, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना। क्या उनका मुख्य मकसद उससे चांदी नहीं ऐंठना था? अफसोस कि उसका पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जा सकता था। जो लोग उससे पैसे ठगने की मंशा रखते हैं उन्हें शायद कम से कम 100 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। इन नीच भाड़े के सैनिकों के पास बेहतर होगा कि कुछ बचत हो, वरना वे शायद उसे नाराज करने की कीमत चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। लावण्या राठौर ने चुपके से अपनी उंगली से एक इंटरस्पेशियल रिंग आयामी अंगूठी उतारी, इस बात को छिपाने के लिए कि उसके पास स्काई फीनिक्स रिंग है। उसने इस साधारण रिंग को एक छलावरण के रूप में पहन रखा था। उस इंटरस्पेशियल रिंग के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ी अतिरिक्त सोने चांदी की मुद्राएं, स्पिरिट स्टोन्स और कुछ बची हुई गोलियां जिन्हें वह ली मुइंग को खिलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने वह रिंग दाढ़ी वाले कप्तान को देते हुए कहा, कप्तान, कृपया हमारे लिए झगड़ा न करें। मेरे पास ज़्यादा चांदी या सोना नहीं है, इसलिए इस इंटरस्पेशियल रिंग में जो कुछ भी है मैं वह सब आपको दे दूंगी। ... लालच और ली मुइंग की सुरक्षा। मोटे सैनिक ने उससे वह रिंग छीन ली, एक नज़र डाली और घृणा भरा चेहरा बनाया। सिर्फ इतनी सी चीज़ें, केवल गोलियां ही कुछ पैसे के लायक हैं, बाकी सब तो कचरा है। लावण्या राठौर ने मन ही मन व्यंग्य किया, लेकिन बात जारी रखी, हम सिर्फ गरीब छात्र हैं। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर चोरी छिपे देखा, मानो वे किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंच गए हों। मोटा सैनिक उसकी ओर मुड़ा और बोलने के लिए अपना मुंह खोला। तुम्हारे सीनियर का क्या? ये इंटरस्पेशियल रिंग सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए काफ़ी है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो हमें उसकी इंटरस्पेशियल रिंग भी दे दो।
जब लावण्या राठौर ने ये शब्द सुने तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये भाड़े के सैनिक वास्तव में बहुत लालची थे। उन्होंने ली मोइंग पर भी अपनी नज़रें गड़ा दी थीं। ली मोइंग की इंटरस्पेशियल रिंग में उसकी रिंग के विपरीत ढेर सारी कीमती चीज़ें भरी होनी चाहिए थीं। उन अन्य वस्तुओं को तो छोड़ ही दे जो उसके पास पहले से हो सकती थी। मास्टर यू तियान की गुफा से मिला हाफ गॉड रेलिक भी उसकी इंटरस्पेशियल रिंग के अंदर रखा होना चाहिए था। हालांकि चूंकि वह हाफ गॉड रेलिक पहले ही अपना मालिक चुन चुका था, इसलिए कोई भी उसे उससे छीन नहीं सकता था। फिर भी ली मोइंग की सामाजिक स्थिति असाधारण थी, इसलिए उसमें उसके दर्जे के अनुरूप कई कीमती वस्तुएं होनी चाहिए थीं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मोटा सैनिक ली मोइंग की ओर बढ़ा और उसका हाथ खींचने ही वाला था। लावण्या राठौर ने जल्दबाजी में उसे रोका। रुको, सीनियर को मत छुओ। उनकी चोट बहुत गंभीर है और उनके पास बिल्कुल भी कुछ कीमती नहीं है। वह तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हैं। मोटे सैनिक ने ठंडे मन से फुफकारा। गरीब? चाहे कितना भी गरीब हो, उसे कुछ गोलियां तो साथ लानी चाहिए थी, है ना? हट जाओ। अगर तुम नहीं हटी तो मुझे तुम्हारे सीनियर को पहले ही मर जाने देने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी वह एक अल्पायु भूत है, उसके लिए निश्चित रूप से कोई इलाज नहीं है। बेहतर होगा कि उसे जल्दी पुनर्जन्म लेने दिया जाए। ... लावण्या की गुप्त जवाबी कार्रवाई। लावण्या राठौर की आंखों में हत्यात्मक इरादा चमक उठा। वह उन्हें खुद को परेशान करते हुए तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन वे ली मोइंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। आज रात के बाद वह निश्चित रूप से इस मोटे आदमी को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। लेकिन अभी उसे अपनी पिछली गलतियों को सुधारने दे ताकि भविष्य में बड़े पैमाने पर पुनरावृत्ति से बचा जा सके। लावण्या राठौर की उंगलियां हल्की सी हिलीं और एक उड़ती हुई सुई चुपचाप जमीन पर फिसल गई। जैसे ही मोटा सैनिक ली मोइंग की तरफ पहुंचा, वह अचानक चिल्लाया, आउच! इसके बाद एक जोरदार धप की आवाज़ सुनाई दी और आसमान धूल से भर गया। मोटा सैनिक फिसल गया था और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा था। धत तेरे की, यहाँ गड्ढा क्यों है? उसने उठने के लिए संघर्ष किया और उसकी दोनों नथुनों से खून बहने लगा। वह बहुत ही हास्यास्पद दिख रहा था। उसे कभी अंदाज नहीं होगा कि गुप्त चाल चलने वाली व्यक्ति वही नाजुक युवा लड़की थी जिसे वह दुधारू गाय समझ रहा था। उसने मान लिया कि वह खुद ही जमीन पर पड़ी बाधा को देखने में विफल रहा और उसका पैर फिसल गया। मोटे सैनिक ने खुद को अपमानित महसूस किया और बाकी सैनिकों की हंसी का पात्र बन गया। इस क्षण उसे ली मोइंग की इंटरस्पेशियल रिंग की अब कोई परवाह नहीं थी। उसी समय दाढ़ी वाले कप्तान ने आसमान की ओर देखा और दूसरों से कहा, अब काफ़ी देर हो चुकी है। चूंकि युवा महिला ने हमें जुड़ने की फीस दे दी है, तो अब आप हमारे समूह का हिस्सा मानी जाएंगी। आओ और हमारे साथ रहो। लावण्या राठौर ने कहा, हमारे पास अपना तंबू है। उसकी उंगली आधे लगे हुए एक छोटे तंबू की ओर थी और उसने जवाब दिया, मेरे सीनियर और मैं अपने तंबू में ही रहेंगे। आप लोगों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाइयों। दाढ़ी वाले कप्तान ने और अधिक जोर नहीं दिया। लावण्या राठौर ने ली मोइंग को सहारा दिया और अपने तंबू की ओर वापस चल दी। उसने अभी तंबू का पर्दा बंद ही किया था कि मोटा सैनिक दाढ़ी वाले कप्तान से बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। ... एक घिनौनी साजिश। कप्तान, आप बहुत दयालु हैं। पहले जब मैंने कहा कि उस आदमी की इंटरस्पेशियल रिंग ले लेनी चाहिए, तो आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं सिर्फ गिरा और आपने उन्हें यूं ही जाने दिया। लावण्या राठौर के तंबू को घूरते हुए दाढ़ी वाले कप्तान ने अपनी मूंछों को सहलाया और धीरे से बोला, जल्दी क्या है? तुम खुद को देखो, तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुम्हें पुनर्जन्म की जल्दी हो। और उससे भी बदतर, तुम वास्तव में फिसलकर गिर गए। क्या ये शर्मिंदगी काफ़ी नहीं थी? क्या तुमने नहीं देखा कि वह आदमी कितना गंभीर रूप से घायल है? जब वह आदमी मर जाएगा तो क्या वह इंटरस्पेशियल रिंग अंततः हमारे हाथों में नहीं आ जाएगी? वह भी सही है, मोटे सैनिक ने पलटकर कहा, लेकिन हमें इंतज़ार क्यों करना चाहिए? आप उस छोटी सी लड़की के प्रति इतने विनम्र क्यों हैं? हम बस उसका सामान क्यों नहीं छीन लेते और उस लड़की से निपट क्यों नहीं लेते? वैसे भी हम जंगल में बहुत अंदर हैं, किसे पता चलेगा? दाढ़ी वाले कप्तान ने एक गहरी आह भरी, उसे उम्मीदों पर खरा न उतरने और उसकी अधीरता के लिए एक नाराज़गी भरी नज़र डाली। तुम इतने लंबे समय तक भाड़े के सैनिक रहने के बाद भी बुद्धि क्यों नहीं हासिल कर पाए? हम शहर में नहीं, डार्क मून फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्र में हैं। यहाँ चारों ओर इतने जादुई जानवर हैं जो हमारे चूकने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम अभी उस छोटी लड़की के साथ संघर्ष करते हैं और वह चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगती है और किसी शक्तिशाली जादुई जानवर को सचेत कर देती है, तो हम सब बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या तुम यह नहीं बता सकते? ... उद्धरण चिन्ह। अमूर्त अनुभवहीनता। लेकिन कप्तान, क्या आपका मतलब है कि हमें वास्तव में इन दो छोटे बच्चों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें डार्क मून फॉरेस्ट से बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए? तो क्या हमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा?
वह छोटी लड़की अभी ताज़ा लग रही है, एक नज़र में ही पता चल जाता है कि वह बिल्कुल अनुभवहीन है, बहुत नाजुक है। अपनी जीभ टक टक करते हुए, अगर वह भाग गई तो मैं निश्चित रूप से बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। मोटा सैनिक घबराहट महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम मूर्खता से क्यों नहीं मर जाते? दाढ़ी वाला कप्तान मोटे सैनिक पर बरस पड़ा। किसने कहा कि इन 2 बच्चों की रक्षा करनी है? क्या हमने उन्हें हमारे समूह में शामिल होने के लिए धोखा नहीं दिया? जब रात गहरी होगी और वह सो रही होगी तो हम उसे बांधेंगे और उसका मुंह बंद कर देंगे, फिर हे जब इस तरह की चीजें हो जाएंगी तो वह छोटी लड़की केवल हमारे पीछे चलने को मजबूर होगी। जहां तक उस आदमी की बात है, उसे संभालना और भी आसान है। चूंकि वह पहले से ही आधा मर चुका है, हो सकता है कि वह यात्रा के बीच में ही मर जाए, या शायद जब हम पर जादुई जानवरों द्वारा हमला किया जाए तो हमारे पास उसे ढाल के रूप में फेंकने का विकल्प है। मोटे सैनिक के चेहरे पर तुरंत एक ज्ञानोदय वाला भाव आ गया। मैं समझ गया, कप्तान, आप बहुत चतुर हैं कि आपने इतनी आगे की योजना बनाई है। यह मेरी गलती है, मेरी गलती है। अच्छा है कि अब तुम समझ गए। दाढ़ी वाले कप्तान ने एक लंबी आह भरी। आज रात की तैयारी करो। आधी रात को जब वह लड़की गहरी नींद में होगी तो हम। मोटे सैनिक ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। जी जी जी, मैं कप्तान की योजना का पालन करूंगा। ये कहते हुए उसके गोलमटोल चेहरे पर एक घिनौना भाव आ गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, कप्तान, उस लड़की की पहली बार पर निश्चित रूप से आपका हक है, लेकिन उसे हमारे समूह में फुसला कर लाने के लिए मैंने भी कुछ श्रेय अर्जित किया है। कृपया, क्या मैं दूसरा हो सकता हूँ? दाढ़ी वाले कप्तान ने उसे लात मारी। हम सब भाई हैं, इसमें छीनने वाली क्या बात है? जब हम जादुई जानवरों से लड़ रहे होते हैं तब मैं तुम्हारी यह सक्रियता क्यों नहीं देखता? ओह कप्तान, कृपया शांत हो जाए। मोटा सैनिक मजाकिया अंदाज में वहां से चला गया। उन दोनों ने अपनी आवाज़ धीमी की और चुपचाप चर्चा करने लगे। डॉट 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 डॉट। दीवारों के भी कान होते हैं। वे यह नहीं जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी चर्चा की थी वह लावण्या राठौर ने सुन ली थी। उन दोनों को लगा कि वे काफ़ी दूर आ गए हैं और उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं, लेकिन लावण्या राठौर की स्पिरिट कॉन्शियसनेस अत्यंत मजबूत थी, जो क्यूई प्रोफाउंड दायरे के किसी भी साधारण विशेषज्ञ के स्तर से बिल्कुल अलग थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बातें उसके कानों से छिपी नहीं रह सकती थीं। इस बेशरम और भयावह साजिश को सुनकर लावण्या राठौर ने मन ही मन एक खौफनाक हंसी हंसी। बेहतर होगा कि ये लोग न आएं, क्योंकि अगर वे आए तो वह उन्हें बताएगी कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना क्या होता है। तंबू के अंदर लावण्या राठौर ने लिमोइन के घावों को साफ किया और उसे एक नई पट्टी में लपेट दिया। लिमोइन के घाव वास्तव में दिन के दौरान फट गए थे, या शायद जब उसने रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल्स नीली थी तभी वे फट गए थे। जब तक लावण्या राठौर ने उसके कपड़े उतारे, सफ़ेद पट्टी पहले ही खून से भीग चुकी थी। खून के धब्बे सूखकर सख्त हो गए थे और पट्टी उसके शरीर से चिपक गई थी। सौभाग्य से लावण्या राठौर को खून की दुर्गंध से डर नहीं लगता था। उसने तंबू को रोशन करने के लिए लपटों का इस्तेमाल किया, धीरे धीरे खून से सनी पट्टी को फाड़कर अलग किया और सावधानी से लिमोइन के घाव का इलाज किया। डॉट 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 डॉट। एक गुप्त इच्छा और सतर्क तैयारी। उसने स्काई फीनिक्स रिंग से कुछ गोलियां निकाली और लिमोइन को अपने मुंह से खिलाने लगी। जब वह उसे गोलियां खिला रही थी तो वह किसी तरह से चाहती थी कि लिमोइन आज सुबह की तरह ही हो और अचानक अपनी जीभ निकालकर उसकी जीभ को सहलाए। उसे पहले की तरह शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और अजीब बात यह थी कि वह चुपकर उम्मीद कर रही थी कि ऐसी घटना फिर से हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिमोइंग सिल्वर वुल्फ की खाल पर लेटा था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं और होंठ पीले पड़े हुए थे। वह बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं कर रहा था। जश्न मनाने लायक एकमात्र बात उसकी दिल की धड़कन और सांसें थीं, हालांकि वे कमज़ोर थीं लेकिन बहुत स्थिर थीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जल्द ही किसी गंभीर स्थिति में होगा। लावण्या राठौर ने व्यूह स्थापित करने के लिए कुछ सामग्री और कुछ निम्न श्रेणी के प्रोफाउंड वेपन्स, शक्तिशाली हथियार निकाले और उन्हें तंबू में स्थापित करने लगी। अगर उन नीच भाड़े के सैनिकों ने आज रात अंदर आने की हिम्मत की तो वे निश्चित रूप से बहुत हैरान होंगे। डॉट 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 डॉट। चांद, बादल और एक अशुभ पूर्वाभास। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद उसका सोने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह तंबू के प्रवेश द्वार के पास बैठ गई और चुपचाप तंबू के पर्दे से बाहरी स्थिति को देखने लगी। तंबू के बाहर आदमी इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने खाना पकाया, खाया और रात की ड्यूटी पहरेदारी के लिए जनशक्ति की व्यवस्था की। मोटा और दाढ़ी वाला कप्तान आपस में अच्छी तरह से तालमेल बिठाए हुए थे और उन्होंने स्वेच्छा से यह काम ले लिया। बाकी लोग उनके इरादों से पूरी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें थोड़ा चिढ़ाया लेकिन उससे आगे कुछ नहीं कहा। बहुत जल्द बाकी लोग आराम करने के लिए अपने अपने तंबू में लौट गए। रात का आसमान धीरे धीरे और गहरा होता गया, लेकिन बाहर अभी भी काफ़ी रोशनी थी, सामान्य अंधेरी रातों के विपरीत।
लावण्या राठौर ने तब देखा कि आज रात पूर्णिमा थी। जंगल के पेड़ों की शाखाओं के बीच की दरारों से एक पूर्णिमा का चांद स्पष्ट रूप से जमीन को निहारता हुआ देखा जा सकता था। चांद के किनारे कुछ काले बादल तैरते हुए देखे गए। चांद को ढकते काले बादल, ये पूर्वाभास, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लावण्या राठौर खुद से बुदबुदाई। ठीक इसी क्षण उसने एक जोरदार सरसराहट की आवाज़ सुनी, जिसके बाद एक अस्पष्ट सी आवाज़ उसकी ओर आ रही थी। क्या स्थिति है? आधी रात पहले ही हो चुकी है, क्या हमें अब कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, अब समय आ गया है। वह छोटी लड़की गहरी नींद में सो रही होगी। ये बहुत बढ़िया है, मोटे सैनिक ने उत्साह से कहा। मैं पूरी रात इंतजार कर रहा हूँ और अब मेरे अंदर की सारी गर्मी लपटों में बदलने वाली है। अपना यह अधीर रवैया देखो। तुम वेयरवुल्फ मर्सिनरीज के नाम पर एक कलंक हो। इतनी जल्दी क्या है? अरे रुको, क्या तुम बिना किसी तैयारी के बस ऐसे ही अंदर घुसने वाले हो? दाढ़ी वाले कप्तान ने जल्दबाजी में मोटे को पकड़ लिया। बेशक, वरना हमें कैसे अंदर जाना चाहिए? तुम सच में मूर्ख हो। अगर तुम इस तरह अंदर जाओगे तो तुम उसे चौंका दोगे। अगर वह चिल्लाने लगी तो क्या होगा? इस तरह के मामलों को संभालते समय अधिक विवेकपूर्ण होना बेहतर है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मोटा सैनिक हक्का बक्का रह गया। ... बेहोशी की गैस और घिनौनी योजना। दाढ़ी वाले कप्तान ने रहस्यमय तरीके से अपनी थैली से बेहोशी की गैस का एक डिब्बा निकाला, तंबू के लटकते हुए पर्दे को हल्का सा खोला, एक पाइप पर थोड़ा सा लगाया और गैस को तंबू के अंदर फूंक दिया। बेहोशी की गैस तंबू में बहने लगी। आधी अगरबत्ती जलने जितना समय बीत जाने के बाद दाढ़ी वाले कप्तान ने कहा, ठीक है, चलो अब चलते हैं। मोटे सैनिक ने अंततः उसकी पुष्टि सुनी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लटकते पर्दे को खोला और लंबे लंबे कदम रखते हुए अंदर चला गया। दाढ़ी वाला कप्तान भी उसके पीछे पीछे गया, अपने टीम के सदस्य को भाषण देना नहीं भूला। हमने इतनी सारी बेहोशी की गैस का इस्तेमाल किया है, अब ये सुरक्षित होना चाहिए। वह छोटी लड़की गहरी नींद में सो रही होगी। चाहे हम उसे कितना भी प्रताड़ित करें, वह जागेगी नहीं और न ही विरोध करेगी। जब वह कल उठेगी तो तीर कमान से निकल चुका होगा। हे तंबू की सतह पर जानवरों की खाल की एक परत बिछी हुई थी और उस खाल पर एक पतली सी आकृति सीधी लेटी हुई थी। मोटे सैनिक की आंखें चमक उठीं और वह लार टपकाते हुए आगे की ओर लपका। छोटी सुंदरी, मैं आ रहा हूं। मैंने तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करवाया। उसके पूरे चेहरे की चर्बी एक घिनौनी मुस्कान के रूप में इकट्ठी हो गई थी जो बेहद घृणित लग रही थी। दाढ़ी वाला कप्तान पीछे नहीं छूटना चाहता था, इसलिए वह भी दौड़कर आ गया। ... एक खौफनाक सरप्राइज। जैसे ही वे उस आकृति को छूने वाले थे, एक पल में वह परछाई कांप उठी और जमीन से खड़ी हो गई। वह जाग रही है। कप्तान, क्या आपने नहीं कहा था कि इस छोटी लड़की ने बेहोशी का धुआं अंदर ले लिया है, इसलिए उसका जागना असंभव है? ये सही है। मेरा वह बेहोशी का धुआं 6ठे दर्जे के दायरे से नीचे के साधकों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। कप्तान ने अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि उसने सामने खड़ी आकृति को देखा और उसके चेहरे पर खौफ छा गया। मोटे सैनिक ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और आनन फानन में उसकी दिशा की ओर देखा। उसने केवल एक नज़र डाली ही थी कि वह भी सदमे के भाव के साथ जमीन पर जड़ हो गया। वह छोटी लड़की खड़ी हो गई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था। उसके कपड़े खून के अलग अलग धब्बों से सने हुए थे जो एक शैतानी रूप दे रहे थे। उसके होंठों के किनारे ठंडेपन से मुड़े हुए थे और उसने उन्हें पकड़ने के इरादे से अपनी बाहें फैला रखी थीं। तुमने मुझे मार डाला और मेरे सीनियर को भी। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। ये कहते हुए वह परछाई लड़खड़ाए और हवा में उड़ने वाले कागज के टुकड़े की तरह उन दोनों की ओर तैरने लगी। मोटा डर के मारे हरा पड़ गया और कांपते हुए पूछा, कब? कप्तान, यहाँ एक भूत है। क्या उस लड़की ने अभी अभी आत्महत्या कर ली और एक खूंखार भूत बन गई? ये कैसा मजाक है? दाढ़ी वाले कप्तान के भाव भी भयानक लग रहे थे, लेकिन वह अधिक शांत था। हमने तो अभी तक उसे छुआ भी नहीं है, तो वह कैसे मर सकती है? बेशक ये कोई भूत नहीं है। इस छोटी लड़की को जरूर पता चल गया होगा कि हम आज रात यहाँ आएंगे और उसने हमें डराने के लिए भूत होने का नाटक किया है। सच में? मोटे ने कांपते हुए सवाल किया। बिल्कुल, यही बात होगी। जरूर वह छोटी लड़की हम पर कोई चाल चल रही है। दाढ़ी वाला कप्तान भी बहुत आश्वस्त नहीं था, लेकिन इस क्षण वह अपना डर नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसे अपनी धारणा पर दृढ़ रहना पड़ा। मोटे सैनिक को मानो अपनी ताकत का सहारा मिल गया था। उसने डर से कांपते हुए पूछना जारी रखा, तो कप्तान, अब हमें क्या करना चाहिए? दाढ़ी वाले कप्तान ने अपने दांत पीसे और जोर देकर जवाब दिया, चूंकि वह जानबूझकर हमें बेवकूफ़ बना रही है, तो हमें उसके साथ कोई औपचारिकता निभाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे बांधो और जो हम करना चाहते हैं वह करो। आओ चलते हैं। मोटे सैनिक ने सिर हिलाया। हाँ, चलो चलते हैं। .. नीच लोगों की कायरता।
दाढ़ी वाले कप्तान ने मोटे के आगे बढ़ने का इंतजार किया लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। वह पलटा और जोर देते हुए बोला, मोटे, तुम आगे क्यों नहीं बढ़े? मोटे सैनिक ने उत्तर दिया, कप्तान, क्या आप मेरे साथ नहीं चलने वाले थे? ये कहावत की नीच लोगों में हिम्मत नहीं होती आमतौर पर इन्हीं दोनों जैसे नीचों को संदर्भित करती थी। उनकी बातें तो बड़ी बड़ी थीं लेकिन उनके दिलों में भूतों का डर बैठा हुआ था। वे खुद आगे जाने से पहले सच्चाई की पुष्टि करने के लिए दूसरे व्यक्ति को आगे भेजने का इरादा रखते थे। परिणाम ये हुआ कि वे दोनों एक ही बात सोच रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दाढ़ी वाला कप्तान चिल्लाया, बकवास बंद करो, चलो एक साथ हमला करते हैं। मैं इन असामान्य बातों पर विश्वास नहीं करता, बस एक प्रथम दर्जे की लड़की है, वह क्या चाल चल सकती है? मोटा सैनिक केवल सहमत हो सका, ठीक है, चलो एक साथ हमला करते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वे दोनों महिला भूत की दिशा में दौड़ पड़े। डॉट 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 1 के 2, 2 के 4। वह पतली सी आकृति अपनी जगह से नहीं हिली। जैसे ही वे उसे जमीन पर गिराने वाले थे, दाढ़ी वाले कप्तान के दिमाग में खुशी की एक लहर दौड़ गई। देखा, मैंने क्या कहा था, यह उस मूर्ख लड़की की चाल ही होगी। अब देखो, उसे चुपचाप हमारी बात माननी पड़ेगी। ओह, यह क्या है? उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह आकृति अचानक चमकी और पल भर में वहां वैसी ही 2 आकृतियां बन गईं। वे दोनों हवा शून्य पर झपटे और उनके चेहरे घबराहट से भर गए। कप्तान, ये लड़की 2 कैसे बन गई? क्या वह सच में कोई भूत है? नहीं पता, शायद ये किसी तरह का धोखा है। क्या आपको यकीन है? मैंने अपनी आंखों से देखा। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। वह महिला भूत बढ़ गई है। इसी क्षण दोनों आकृतियां अचानक एक साथ चमकीं और इस बार 4 में बदल गईं। इसके बाद 4 आकृतियां फिर से चमकीं और 8 समान जुड़वां आकृतियों में बदल गईं। मोटा सैनिक डर के मारे सुनना पड़ गया था, छोटी इतने सारे। दाढ़ी वाला कप्तान भी पीला पड़ गया, ये कुछ ज्यादा ही असामान्य है। यहाँ जरूर कोई समस्या है, हम यहाँ और नहीं रुक सकते, चलो पीछे हटते हैं। मोटा बस इसी वाक्य का इंतजार कर रहा था, इसलिए जब उसने ये सुना तो वह तुरंत मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। डॉट 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 गायब दरवाज़ा और बढ़ती दहशत। उन दोनों ने तंबू से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो उन्हें लटकता हुआ पर्दा दरवाज़ा नहीं मिला। यह अजीब है, क्या हम अभी यहीं से अंदर नहीं आए थे? दरवाज़ा कहाँ है? भाड़ में जाए, दरवाज़ा कहाँ है? यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है। उन दोनों ने आसपास का मुआयना किया और महसूस किया कि प्रवेश द्वार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। आसपास सब कुछ सफ़ेद था और बाहर निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। हम क्या करें? दरवाजे की परवाह किसे है? चलो बस ज़बरदस्ती अपना रास्ता बनाते हैं, चाहे जो हो जाए, बस इस नरक जैसी जगह से बाहर निकलते हैं। दाढ़ी वाला कप्तान वास्तव में स्थिर दिमाग वाला था। अपने दांत पीसते हुए उसने एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके कोई कार्रवाई करने का इंतजार किए बिना 8 सफ़ेद तैरती आकृतियां फिर से चमकीं और 16 में बदल गईं। सभी 16 महिला भूत चुड़ैलें एक ही समय में उनकी ओर तैर रही थीं और उन्होंने एक घेरा बनाकर उन्हें घेर लिया। हर एक के चेहरे पर एक भयावह भाव था। उनके खून से सने हाथ उन दोनों की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बार मोटा सैनिक इस हद तक डर गया था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। डर के मारे उसके दोनों पैर कांप रहे थे और वह चीखने लगा, भूत! कप्तान, यहाँ सच में भूत हैं। दाढ़ी वाला कप्तान अपना सामान्य धैर्य बनाए रखने में असमर्थ था क्योंकि खौफ के मारे उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया था। अपनी घबराहट के बीच वे तंबू के अंदर पागलों की तरह भाग रहे थे, तभी पीछे से एक ठंडी महिला की आवाज़ गूंजी, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तुम कायर और दुष्ट हो। क्या? कौन है वहाँ? उन दोनों ने होशपूर्वक एक साथ अपना सिर घुमाया, लेकिन उन्हें अंधेरे में केवल एक जोड़ी खौफनाक आंखें घूरती हुई दिखाई दी, मानो वह शक्तिशाली बल उनकी आत्माओं को चूस लेगा। सिर्फ एक नज़र उन्हें सिर फाड़ देने वाला दर्द देने के लिए काफ़ी थी। उनका दिमाग सुन्न हो गया और उनकी चेतना भी धुंधली पड़ने लगी। डॉट 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 माइंड कंट्रोल और आत्मसमर्पण। जब दाढ़ी वाले कप्तान और मोटे सैनिक की आंखों में बेजान भाव आ गया तो लावण्या राठौर चुपचाप एक कोने से बाहर निकली। उसने अपनी बाहें बांध रखी थीं और ठंडी निगाहों का इस्तेमाल करते हुए वह इन दोनों नीचों को घूर रही थी। इससे पहले हुई घटना के बाद उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर बेहद खौफनाक भाव थे। वे पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए थे, उनका रूप गंदा और अस्त व्यस्त था। लावण्या राठौर ने ठंडे स्वर में कहा और केवल 2 शब्द निकाले, घुटनों के बल बैठ जाओ। धप। 5वें दर्जे के दायरे के 2 शक्तिशाली भाड़े के सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घुटनों के बल बैठ गए और एक दूसरे से होड़ लगाते हुए सिर पटक पटक कर माफ़ी मांगने लगे। सुश्री लावण्या, मैं निश्चित रूप से अंधा था जो मैंने आपको नाराज़ किया। कृपया उदार बने और हमें जाने दें। हाँ,
सुश्री लावण्या, कृपया हमारी जान बख्श दें। सिर पटकने के लिए उन्होंने जो पार्श्विक बल इस्तेमाल किया वह बहुत जोरदार था, क्योंकि ज़मीन से टकराने की तेज़ धप-धप आवाज़ें आ रही थीं। थोड़े ही समय तक सिर पटकने के बाद उनके माथे पर 2 बड़े-बड़े घूमड़ बन गए थे। व्यू और तकनीक का रहस्य। लावण्या राठौर की आंखों में एक मजाकिया भाव कौंध गया। उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये दोनों नीच रात होने पर निश्चित रूप से यहाँ आएंगे, इसलिए उसने विशेष रूप से कुछ व्यवस्थाएं की थीं। उसने तंबू के भीतर एक इल्यूजन एरे स्थापित किया था। एक बार जब उसने व्यूह को सक्रिय कर दिया तो व्यूह की सीमाओं में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को भयानक भ्रम दिखाई देगा। जब उन दोनों ने तंबू में प्रवेश करने पर महिला भूतों को देखा तो वह एक भ्रम था, लेकिन चूंकि लावण्या राठौर का इल्यूजन एरे बहुत यथार्थवादी था और वे एक दोषी अंतरात्मा लेकर आए थे, इसलिए वे भ्रम की एक अस्थायी स्थिति में प्रवेश कर गए। इसके अलावा लावण्या राठौर ने अपनी पियर्सिंग स्काई आई तकनीक का उपयोग करने का अवसर भी उठाया, उनके मन की स्थिति को नियंत्रित किया और उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लिया। सामान्य तौर पर उसकी वर्तमान साधना और सोल ट्रेस आत्मा के निशान के स्तर के आधार पर वह 5वें दर्जे के दायरे के इन साधकों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि वे उससे कई गुना उच्च स्तर के थे। यही कारण था कि उसने भ्रम का व्यूह स्थापित करने के लिए एक घुमावदार रास्ता अपनाया, ताकि अपनी पियर्सिंग स्काई आई तकनीक का उपयोग करने से पहले उन्हें डराकर भ्रम और भटकाव की स्थिति में डाला जा सके और एक ही बार में उन पर नियंत्रण किया जा सके। इन कार्यों के बीच उसने चांद की रोशनी का भी इस्तेमाल किया। चांद की रोशनी विशेष प्रभाव जोड़ने में बहुत उपयोगी थी, विशेष रूप से यह कि आज रात एक पूर्णिमा की रात थी और चांद विशेष रूप से स्पष्ट था। ये कितनी असाधारण अच्छी किस्मत थी। यही कारण था कि उसकी योजना इतनी सफलतापूर्वक क्रियान्वित हुई। बदले की तैयारी। लावण्या राठौर ने उन दोनों नीचों को देखा जो घुटनों के बल बैठे थे और उसके होंठों के किनारे मुड़ गए। हम उस पर बुरी नज़र डालने की हिम्मत की, उसकी चांदी ठगने की कोशिश की, लीमोइन को मरने का श्राप दिया। वह उन्हें बिना कीमत चुकाए इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी। इसे उनकी बदकिस्मती ही समझो कि वे उसके हाथों में पड़ गए थे। दाढ़ी वाले और मोटे को तब तक सिर पटकते हुए देखकर जब तक कि उनके माथे लगभग टूट नहीं गए और हर तरफ खून नहीं फैल गया, लावण्या राठौर जानवरों की खाल पर बैठ गई और धीरे धीरे बोलने लगी। तुम्हारी नसें फौलाद की बनी है ना? हम पर बुरी नज़र डालने और मेरी इंटरस्पेशियल रिंग आयामी अंगूठी चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे इस मामले के लिए तुमसे कैसे कीमत वसूलनी चाहिए? दाढ़ी वाले कप्तान ने जल्दबाजी में लावण्या राठौर की इंटरस्पेशियल रिंग निकाली और दोनों हाथों से उसे वापस पेश की। सुश्री लावण्या, आपकी इंटरस्पेशियल रिंग यहाँ है, यहाँ। हमने अंदर किसी भी चीज़ को नहीं छुआ है। मैं गारंटी देता हूँ कि यह पहले जैसी ही है, कुछ भी नहीं बदला है। कृपया इसे स्वीकार करें। लावण्या राठौर ने आलस भरे अंदाज में इंटरस्पेशियल रिंग पर एक नज़र डाली, लेकिन उसने उसे नहीं लिया। क्या मेरी चीज़ें लीं और उम्मीद करते हो कि मैं ऐसा व्यवहार करूं जैसे कुछ हुआ ही न हो? मुझे मुआवजा देने का कोई इरादा भी नहीं है। ओह हाँ, बिल्कुल। दाढ़ी वाले कप्तान ने जल्दी से सिर हिलाया और अपनी इंटरस्पेशियल रिंग से स्पिरिट स्टोन्स का एक ढेर निकाला और ज़मीन पर रख दिया। ये ढेर लगभग एक इंसान की ऊंचाई जितना था, जिसमें मध्यम गुणवत्ता वाले कम से कम कुछ हजार स्पिरिट स्टोन्स थे। वेयरवुल्फ मर्सिनरीज जैसे शक्तिशाली समूह के लिए यह एक बहुत बड़ी संपत्ति के लायक था। सुश्री लावण्या, ये वह इनाम है जो हमारे भाड़े के सैनिकों ने इस काम के लिए कमाया है। कृपया इसे स्वीकार करें। लालच का सही इस्तेमाल। दाढ़ी वाले कप्तान ने घबराहट के साथ लावण्या राठौर की ओर देखा। उसे डर था कि वह इन्हें स्वीकार करने से मना कर देगी। लावण्या राठौर ने अपनी ठुड्डी को छुआ और इस परिदृश्य से कुछ संतुष्टि महसूस की। किसे पता था कि वेयरवुल्फ मर्सिनरीज काफ़ी अमीर थे। सिर्फ एक काम से इतनी कमाई हो सकती है। चूंकि ऐसा ही था तो उसे बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। हालांकि लावण्या राठौर ने इन पेशकशों को स्वीकार नहीं किया और कहा, सिर्फ इतना सा पैसा? क्या तुम किसी भिखारी को टरकाने की कोशिश कर रहे हो? तुमने आज जो किया वह सिर्फ हमारा सामान चुराना नहीं था, तुमने मेरे सीनियर को भी परेशानी में डाला, जिससे उनकी चोट अब और भी गंभीर हो गई है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। क्या तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती? अपराध बोध, पछतावा। हर बार जब वह एक सवाल पूछती, दाढ़ी वाला कप्तान और मोटा सैनिक अपना सिर थोड़ा और नीचे झुका लेते। अंततः लावण्या राठौर ने निष्कर्ष निकाला, तो तुमने अभी जो स्पिरिट स्टोन्स की पेशकश की है वे बस न के बराबर हैं। तो सुश्री लावण्या, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? दिन दहाड़े डकैती। लावण्या राठौर ने उनके हाथों की इंटरस्पेशियल रिंग्स पर एक नज़र डाली और घोषणा की, तुमने मेरी इंटरस्पेशियल रिंग ली, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हें मुआवजे के तौर पर मुझे एक और लौटानी चाहिए।
तो इस तरह कुल 2 इंटरस्पेशियल रिंग्स होती हैं। तुम दोनों कृपया अपनी इंटरस्पेशियल रिंग्स अभी सौंप दो। इंटरस्पेशियल रिंग। लेकिन दिन दहाड़े डकैती जैसी यह मांग सुनकर दोनों आदमी हिचकिचाने लगे। भले ही उनके दिमाग को पियर्सिंग स्काई तकनीक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, जिससे उनका निर्णय लेने का कौशल धुंधला हो गया था, लेकिन उनकी आंतरिक समझ अभी भी महसूस कर सकती थी कि इंटरस्पेशियल रिंग कुछ बेहद मूल्यवान थी। जीवन और मृत्यु की स्थितियों के इन वर्षों के दौरान संचित की गई सारी संपत्ति सब उसी में थी। लावण्या राठौर ने उनकी हिचकिचाहट को भांप लिया और अपनी भौहें चढ़ा लीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे 5वें दर्जे के दायरे के साधक थे। उनकी इच्छाशक्ति बहुत बुरी नहीं थी। ... भ्रम का खौफनाक लौटना। जब वह सोच रही थी तो उसकी उंगलियां हिली और उसने तंबू के भीतर के इल्यूजन एरे को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया। ऊपर से एक चांदी सफ़ेद चमक बिखरी और व्यूह के पैटर्न के साथ घुल मिल गई। पल भर में ही सभी 16 महिला भूत चुड़ैलें फिर से उनकी आंखों के सामने आ गईं। और इस बार उनकी छवियां और भी अधिक खौफनाक और भयावह थीं, यहाँ तक कि उनकी आंखों से खून टपकने लगा था और उनकी पुतलियां चमकीली हरी भूतिया आग की तरह चमक रही थीं। जिसने भी इसे देखा होगा उसकी त्वचा पर सिहरन दौड़ गई होगी। वे दोनों डर के मारे अपने होश खो बैठे। हे भगवान, भूत यहाँ भूत हैं। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। लावण्या राठौर दबी हंसी, चलो जितना चाहो उतना चिल्लाओ। भले ही तुम गला बैठने तक चिल्लाते रहो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। भले ही उनकी चीखें आसमान तक गूंज रही हों। लावण्या राठौर ने तंबू में जो व्यू स्थापित किया था उसके कारण कोई भी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। दाढ़ी वाला कप्तान थोड़ा अधिक साहसी था। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और महिला भूतों को काटने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से ये भूत केवल भ्रम थे जो मर नहीं सकते थे। हर बार जब वह एक ही वार से भूत को दूर भगाने में कामयाब होता तो भूत खुद ही उत्पन्न हो जाता और पहले से भी अधिक भयंकर और खौफनाक हो जाता। लावण्या राठौर कोने में बैठ गई और उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए अपनी एब्स्टिनेंस पिल का आनंद लेने लगी। वे दोनों संघर्ष कर रहे थे और चीख रहे थे। भले ही उन्हें लग रहा था कि वे पहले ही बहुत दूर भाग चुके हैं, लेकिन वास्तव में वे बस तंबू के प्रवेश द्वार के पास एक छोटे से क्षेत्र में ही उछल कूद कर रहे थे। चूंकि उनकी चीखें बहुत ही दयनीय थीं, लावण्या राठौर ने अपनी पोशाक से एक कपड़ा काटा, उन्हें छोटी छोटी गेंदों के रूप में लपेटा और ली मोइन के कानों में ठूंस दिया ताकि उसे कोई परेशानी न हो। कुछ ही देर बाद वे दोनों थकान से चूर होकर गिर पड़े। ... सच्चाई और एक कड़ा सबक। लावण्या राठौर खड़ी हुई और एक बार फिर उन पर अपनी पियर्सिंग स्काई तकनीक का इस्तेमाल किया। इस बार उन्हें जो झटका लगा वह बहुत अधिक तीव्र था और चूंकि ये दूसरी बार था जब उसने उनकी चेतना को प्रभावित करने के लिए पियर्सिंग स्काई तकनीक का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें दिया गया सुझाव पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। कैसा लगा? क्या तुमने ध्यान से विचार कर लिया है? क्या तुम मेरे सीनियर और मुझे पूरा मुआवजा दोगे? अब तक ये दोनों नीच डर के मारे सुनना पड़ चुके थे, इसलिए उन्होंने लावण्या राठौर के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। बेशक सुश्री लावण्या, हम अपनी सारी संपत्ति आपको दे देंगे। हम आपसे कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करेंगे। कृपया हमें जाने दें। हाँ सुश्री लावण्या, ये सब आपके लिए है। जब वे बोल रहे थे उन्होंने जल्दी से अपनी इंटरस्पेशियल रिंग्स आयामी अंगूठियां निकाली और उन्हें लावण्या राठौर के सामने फेंक दिया। ... लालच की सज़ा। उसने उन्हें लेने के लिए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए, बल्कि दावा किया, और क्या? बस एक खराब इंटरस्पेशियल रिंग। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मुझे दे दो, किसी भी तरह का कुछ भी मत छिपाना। उन दोनों ने हर जगह तलाशा और सभी प्रोफाउंड वेपन्स, शक्तिशाली हथियार, प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट्स, शक्तिशाली कलाकृतियां, औषधीय गोलियां, अतिरिक्त चांदी, जो कुछ भी उनके पास था सब निकाल दिया। अंततः वे अपने सभी कपड़े उतारकर अपना कर्ज चुकाने के लिए लावण्या राठौर को पेश करना चाहते थे। लावण्या राठौर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और तुरंत उनसे कहा, बस बहुत हुआ। उनके शरीर सुअर की तरह भयानक थे और फिर भी वे कपड़े उतारने की हिम्मत कर रहे थे। वे बस उसकी आंखों को प्रदूषित करने की कोशिश कर रहे थे। दाढ़ी वाले कप्तान और मोटे ने तुरंत कपड़े उतारना बंद कर दिया और डर से कांपते हुए उसके निर्देशों का इंतजार करने लगे। ... एक भारी मुआवजा। लावण्या राठौर ने दाढ़ी वाले कप्तान की इंटरस्पेशियल रिंग उठाने के लिए 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया। अंदर देखने पर उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेयरवुल्फ मर्सिनरीज इतने अमीर होंगे। अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। इसमें कुछ हजार उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन्स थे और कुछ असामान्य चौथे स्तर की औषधीय गोलियां तथा प्रचुर मात्रा में सामग्री और अतिरिक्त प्रोफाउंड आर्मामेंट्स, शक्तिशाली अस्त्र थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरे साउथ यू किंगडम को खरीदने के लिए काफ़ी था।
इसके बाद मोटे की इंटरस्पेशियल रिंग की बारी थी और उसने मुआवजे के रूप में सभी वस्तुओं को अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में रख लिया। उसकी नज़र एक बार फिर उन दोनों पर पड़ी। डॉट 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 असली हिसाब अभी बाकी है। उनके आधे नंगे शरीरों को ठंड से कांपते देखकर उसके होंठों के किनारे एक ठंडी हंसी में मुड़ गए। ये छोटी सी संपत्ति केवल ली मोइंग और उसकी इंटरस्पेशियल रिंग्स को लूटने के प्रयास की घटना की भरपाई करने के लिए पर्याप्त थी। जहां तक दूसरे मामले की बात है, जो कि बलात्कार के इरादे से उसके तंबू में घुसने का प्रयास था, उसके लिए उसे अभी तक सजा देना बाकी था। उसके होंठ मुड़े और जब वह बोली तो उसकी आवाज़ में कुछ भड़काने वाले स्वर लग रहे थे। इतनी रात गए तंबू में आने का तुम्हारा क्या इरादा था? उसकी आंखों के गहरे भावों को देखकर उन दोनों की चेतना एक बार फिर शून्य में खो गई। हम यहाँ हमारा साथ देने के लिए एक लड़की की तलाश में आए थे। ये सही है, यहाँ किसी को साथ देने के लिए ढूंढने आए थे, क्योंकि हमारे समूह में बहुत लंबे समय से कोई लड़की नहीं आई है। सुश्री लावण्या, आप तो जानती ही हैं, हम पुरुषों को उस तरह की इच्छा होती है। हाँ, हम विशेष रूप से बेहोशी का धुआं साथ लाए थे और जब वह बेहोश हो जाती तो हम वह काम करने के लिए तैयार थे। हे ये लड़की जीवन से भरी है। हमारे समूह के कई लड़के इसमें रुचि रखते हैं, लेकिन चून की रात की ड्यूटी करने की हमारी बारी थी। पहले आओ पहले पाओ, इसलिए हम वास्तव में भाग्यशाली थे। डॉट डॉट उद्धरण पियर्सिंग स्काई आई तकनीक के कारण दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी योजना का विस्तार से वर्णन किया। लावण्या राठौर पहले से ही गुस्से से भड़क रही थी और उसने अभी तक अपना गुस्सा नहीं निकाला था, इसलिए जब उसने यह अश्लील विवरण सुना तो वह तुरंत और अधिक भड़क उठी। हालांकि उसके चेहरे के भाव मुस्कान से भरे हुए थे, उसने अपनी बात जारी रखी। हाँ, तुम गलत याद कर रहे हो। तुम्हारे इस तंबू में प्रवेश करने का कारण किसी लड़की को अपने साथ समय बिताने के लिए ढूंढना नहीं था। सच में? क्या हमें गलत याद है? वे दोनों भ्रम से भर गए थे और कुछ पल के लिए उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि इतनी देर रात इस दौरे का उनका उद्देश्य क्या था। डॉट 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 एक मोहक और खतरनाक सुझाव। लावण्या राठौर ने अपनी आवाज़ धीमी की और मोहक अंदाज में कहा, बिल्कुल सही। तुम यहाँ किसी महिला साथी को नहीं बल्कि अन्य पुरुषों को ढूंढने आए हो। क्या तुम्हें हमेशा से दूसरे पुरुष ही पसंद नहीं रहे हैं? वे दोनों शून्य में उसे घूरते रहे, कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। लावण्या राठौर ने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और उन्हें ठंडी निगाहों से देखा। उसकी तकनीक के प्रभाव में दोनों आदमियों के विचार पहले ही पूरी तरह से उलझ चुके थे। ये सही है। कौन सी लड़की? मैं जिस व्यक्ति को ढूंढना चाहता था वह पतला लड़का है जो मेरे साथ तंबू साझा करता है। सही बात है। महिलाओं में क्या रखा है, पुरुष बहुत बेहतर और अधिक ऊर्जावान होते हैं। हे लावण्या राठौर ने सिर हिलाया। चूंकि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें अब तुरंत उनके तंबू में नहीं जाना चाहिए? और समय बर्बाद मत करो, एक रात की कीमत हजारों सोने के सिक्कों के बराबर होती है। सही है, हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मौसम ठंडा हो रहा है, चलो अब चलते हैं। दोनों उत्साहपूर्वक बाहर की ओर भागे। एक हल्की सी कुटिल मुस्कान देते हुए लावण्या राठौर ने लटकते हुए पर्दे को खोला और एक रोमांचक शो देखने के इरादे से चुपके से उनके पीछे पीछे गई। डॉट 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 उल्टी पड़ी चाल। हालांकि उसका साधना स्तर अभी भी काफी कम था, जो दाढ़ी वाले कप्तान और मोटे से बहुत अलग था, इसलिए उसकी पियर्सिंग स्काई आई तकनीक बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकती थी। लेकिन ये तब तक टिकने के लिए पर्याप्त थी जब तक कि वे दूसरे व्यक्ति के तंबू में घुसकर अपने सारे कपड़े उतारकर कुछ गंदा काम न कर लें। जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या वे वह काम करने में सक्षम होंगे, तो ये पूरी तरह उनकी गति पर निर्भर करेगा। 1/4 घंटे 15 मिनट के बाद वे अपना होश वापस पा लेंगे और उन्हें न तो ये याद रहेगा कि उन्होंने इस पूरी अवधि के दौरान क्या किया था और न ही उन्हें उसके द्वारा दिए गए संकेत याद रहेंगे। जहां तक उन भाड़े के सैनिकों की बात है जिन्हें इन दोनों ने परेशान किया होगा, वे निश्चित रूप से यह विश्वास नहीं करेंगे कि इन दोनों को नियंत्रित किया जा रहा था। तब तक चीजें निश्चित रूप से भ्रम की स्थिति में बदल जाएंगी और यह नज़ारा बहुत ही रोमांचक होगा। डॉट 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 हास्यास्पद परिणाम। लावण्या राठौर ने मुश्किल से ही खुद को एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपाया था कि तभी पास के तंबू में एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। कप्तान आप क्या कर रहे हैं? आप वास्तव में एक विकृत मानसिकता वाले ठरकी हैं। दाढ़ी वाला कप्तान अपनी पैंट पकड़े हुए और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढंके हुए था। उसका उलझन भरा चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसे पीटा गया हो, क्योंकि उसे तंबू से बाहर खदेड़ा जा रहा था। ऐया, तुमने मुझे क्यों मारा? अभी अभी क्या हुआ? मैं यहाँ क्यों हूँ? दुख और आक्रोश के मिले जुले गंभीर भावों के साथ एक नाजुक दिखने वाले सैनिक ने कप्तान पर भूसों की बारिश शुरू कर दी। एक भूसा कप्तान की दाहिनी आंख पर लगा और लगभग तुरंत ही उसकी आंख के सॉकेट पर एक काला घेरा उभर आया, जो विशेष रूप से हास्यास्पद लग रहा था। अभी भी मुकरने की कोशिश कर रहे हो?
तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बहुत पहले से ही मेरे पीछे गंदी नज़र थी। ये सोचकर कि मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ। मैं तुम्हें इतने लंबे समय से जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी असली फितरत नहीं पता थी। तुम बहुत नीच हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे, यानी कप्तान को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम विद्रोह करने की योजना बना रहे हो? दाढ़ी वाले कप्तान ने अपनी आंख ढकी और अविश्वास में वापस चिल्लाया। मैं जिसे पीट रहा हूँ वह तुम ही हो, तुम थरकी। मैं तुम्हारे खिलाफ सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। उस नाजुक दिखने वाले सैनिक ने उसकी कोई भी सफाई सुनने से इनकार कर दिया और एक और घूंसा जड़ दिया। ये घूंसा दाढ़ी वाले कप्तान की नाक की हड्डी पर ठीक से लगा, जिससे उसकी नाक टेढ़ी हो गई और नाक से खून बहने लगा। डॉट 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 डॉट। तंबू में कोहराम और लावण्या का प्रतिशोध। दूसरी ओर मोटे सैनिक के तंबू में भी भयानक कोहराम मचा हुआ था। तुम मेरे करीब मत आना, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। वह पूरी तरह से निर्वस्त्र हो चुका था। अपने कूल्हों और बाहर निकले हुए पेट को हिलाते हुए उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान आ गई थी। छुपो मत, भाई हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ? सुंदर और मेरा सिर, बेवकूफ़ थरकी। भाई हूँ, ऐसे मत बनो। मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। तुम निश्चित रूप से पाओगे कि मैं महिलाओं से बेहतर हूँ। मोटा आगे लपका और उसने अपने मोटे शरीर का इस्तेमाल करके भाई हूँ को नीचे दबा लिया। उर्ग! भाई हूँ और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सका और जोर से चिल्लाया। इस भारी हंगामे ने अन्य सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया और एक एक करके हर कोई वहां आ गया। पल भर में पूरे कैंपसाइट में एक भयानक कोहराम मच गया और कुत्तों जैसी लड़ाई शुरू हो गई। लावण्या राठौर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने घृणा से फुफकारा। इस महारानी पर बुरी नज़र डालने का यही सही सिला है। ये तो बस एक छोटी सी सज़ा और चेतावनी थी। अगली बार वह उन्हें नामर्द बना देगी। वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी क्योंकि उसकी योजना निर्दोष रूप से सफल रही थी। वह खुद ही कोई धुन गुनगुनाती हुई धीरे धीरे अपने तंबू की ओर वापस चल दी। डॉट 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 डॉट। एक अप्रत्याशित झटका। लटकते हुए पर्दे को हटाते ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दबाजी में अंदर घुसी और जमीन पर पड़े कंबल को खींच लिया। बैककोट बैककोट बैककोट, वहां कोई नहीं था। लावण्या राठौर का दिल जोर से धड़क उठा और उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपक पड़ी। कोई नहीं, वहां बिल्कुल भी कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? लीमोइंग अभी कुछ देर पहले यहीं लेटा था, वह अब यहाँ क्यों नहीं है? उसे गंभीर चोट लगी थी और वह पूरे समय बेहोश रहा था। यह असंभव था कि वह खुद ही चला गया हो। दाढ़ी वाले कप्तान और मोटे से निपटते समय लावण्या राठौर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि व्यू की सीमा इस तरह से रखी जाए कि वह उस जगह से बच सके जहां लीमोइंग लेटा था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब वह चुपके से उन दोनों नीचों के पीछे तंबू से बाहर गई थी तब वह उसी स्थिति में लेटा हुआ था। वह केवल 1/4 घंटे 15 मिनट के लिए ही गई थी और लीमोइंग गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उसे ले गया हो? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डॉट 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 डॉट। संभावनाओं की तलाश। लावण्या राठौर ने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और उन सभी संभावनाओं का पता लगाने लगी जो घटित हो सकती थीं। अब जबकि वे उस व्यूह के भीतर थे जिसे वेयरवुल्फ मर्सिनरीज के एरे मास्टर ने स्थापित किया था, कोई केवल बाहर जा सकता था, अंदर नहीं आ सकता था। इसलिए जो लोग अंदर थे वे केवल भाड़े के सैनिक, लीमोइंग और वह खुद थीं। और सभी भाड़े के सैनिक कैंपसाइट में आपस में उलझे हुए थे, इसलिए यह उनमें से कोई नहीं हो सकता था जो लीमोइंग को दूर ले गया हो। तो ऐसे में सबसे बड़ी संभावना यह है कि लीमोइंग जागा और इस जगह से चला गया। असंभव, यह असंभव है। लावण्या राठौर ने इस संभावना को खारिज करते हुए अपना सिर जोर से हिलाया। कारण सरल था, लीमोइंग की आंतरिक चोट बेहद गंभीर थी और इस तथ्य के कारण कि उसने रेड स्कॉर्पियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पिल्स ली थी, उसका शरीर पूरी तरह से थकावट की स्थिति में था। भले ही लीमोइंग जाग गया हो, लेकिन वह चलने फिरने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। और अगर वह कुछ कदम चल भी सकता था तो भी इस तंबू से बाहर निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल था। फिर भी अब तंबू के बाहर दिखाई देने वाले किसी भी क्षेत्र में उसका कोई नामोनिशान नहीं था। उसमें अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को अकेले घसीटने और इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी तय करने की क्षमता कैसे आ सकती है? अगर वह चल भी सकता था तो उसके पास आधी रात को सुरक्षित क्षेत्र को छोड़ने, अपनी जान जोखिम में डालकर जादुई जानवरों के अंधेरे और खतरनाक जमावड़े वाली जगह में प्रवेश करने का क्या कारण हो सकता था? इसके अलावा उसके लिए यह असंभव था कि वह उसे छोड़कर अकेला ही चला जाए। इस मामले में सवाल फिर से वहीं आ जाता था, अगर लीमोइंग खुद नहीं गया तो उसे कौन ले गया? उसने अपनी आंखों से देखा था कि वेयरवुल्फ मर्सिनरीज के सभी टीम सदस्य कैंपसाइट में ही थे। लावण्या राठौर ने अपनी बाहें सिकुड़ी और बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन उसे अभी भी कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन वह एक बात जानती थी और वह ये थी कि वह अब यहाँ नहीं रुक सकती थी।
उसे ली मोइंग को ढूंढने की जरूरत थी। वह आदमी इतनी गंभीर चोट से पीड़ित था और फिर भी वह आधी रात को चला गया था। चाहे उसे कोई ले गया हो या वह खुद गया हो, यह एक असाधारण रूप से खतरनाक मामला था। हो सकता है कि वह इस समय जीवन के लिए खतरे वाली स्थिति में हो। तलाश और एक सोया हुआ मददगार। लावण्या राठौर जितना सोचती थी उतनी ही चिंतित होती जाती थी। वह खुद को और अधिक नहीं रोक पाए और एक ही पल में दौड़कर बाहर आ गई। वेयरवुल्फ मर्सिनरीज द्वारा स्थापित किया गया व्यूह स्वाभाविक रूप से उसे रोकने में सक्षम नहीं था। उसने कई बार अपनी स्थिति बदली और आसानी से व्यूह की सीमा से बाहर निकल गई। उसने आसपास का मुआयना किया लेकिन उसे ली मोइंग नहीं मिला, जिससे उसका सदमा और चिंता और बढ़ गई। चाहे उसने कैसे भी देखा हो, उसे कोई सुराग नहीं मिला। न ही वह ये पता लगा पाई कि ली मोइंग किस दिशा में गया था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं और उसने अपनी स्काई फीनिक्स रिंग से सोए हुए छोटे फीनिक्स को बाहर निकाला। वान काय उठो। छोटा फीनिक्स और उसकी राहत। छोटा फीनिक्स सो रहा था जब उसने नींद में किसी को उसे पुकारते हुए सुना और वह धीरता से बड़बड़ाते हुए शिकायत करने लगा। ये पुकारने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह भगवान अभी भी सो रहा है? जो कोई भी मुझे जगाने की हिम्मत करेगा, ये भगवान उसे भूनने के लिए ट्रू फीनिक्स फायर का इस्तेमाल करेगा। सोना और बस सोना। तुम अपना दिन केवल सोने या खाने में बिताते हो। तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है। लावण्या राठौर ने घबराहट में छोटे फीनिक्स की नाक चुटकी से दबाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया और उसे जागने के लिए मजबूर किया। जल्दी करो, ये बहुत ज़रूरी है। उठो और काम करना शुरू करो, तुम बाद में सोना जारी रख सकते हो। चुटकी काटने से छोटे फीनिक्स की सांस रुक गई थी, इसलिए उसने अनिच्छा से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने मुंह के किनारे ट्रू फीनिक्स फायर भर रखी थी, लेकिन जब उसने लावण्या राठौर को देखा तो उसने खुद को उसे वापस निगलने के लिए मजबूर किया। शैतान औरत, तुम थरकी। मेरे जैसे सोते हुए और सुंदर आदमी पर छुप छुप कर नजरें डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किस तरह के आदमी हो? बदबूदार बच्चे, बकवास मत करो, मेरी मदद करो और देखो ली मोइंग कहाँ गया। क्या वह डरावना आदमी गायब हो गया? छोटे फीनिक्स ने आंखें फाड़कर देखा। लावण्या राठौर ने सिर हिलाया। ये सही है। ओह हाँ, ये बहुत बढ़िया है। अंततः उससे छुटकारा मिल गया। जब वह यहाँ था तो मेरी बाहर आकर खेलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। वह बस बहुत खौफनाक है। छोटा फीनिक्स खुशी से गोल गोल घूमने लगा और उत्साह से बोला, शैतान औरत, उसे ढूंढने की जहमत मत उठाओ। अच्छा है कि वह चला गया, वरना वह तुम्हारे मुंह को काटता रहता था। वह जरूर तुम्हें प्रताड़ित कर रहा होगा। लावण्या राठौर ने यह सुना और उसके होंठों के किनारे फड़क उठे। उसे आश्चर्य होता था कि ली मोइंग के पास ऐसा कौन सा विशेष रक्त था कि छोटा फीनिक्स स्वाभाविक रूप से हमेशा उसके द्वारा दबा हुआ महसूस करता था। जब भी वह आसपास होता था तो छोटा फीनिक्स विशेष रूप से तनाव में रहता था, इसलिए वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लावण्या राठौर यह सब समझ सकती थी, लेकिन यह बदबूदार बच्चा कुछ नहीं समझता था। फिर भी वह समझने का नाटक करता था। इसलिए जब उसने ये सारी बातें कहीं तो उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। इसे अपने मुंह को काटना क्यों कहा गया? जब वे एक दूसरे को चूम रहे थे तो इस बदबूदार छोटे बच्चे ने वास्तव में उन पर छुप छुप कर नजर डाली थी, इसलिए उसे गलतफहमी हो गई कि मामला यह है। लावण्या राठौर ने खांसते हुए कहा, बकवास मत करो। ली मोइंग सच में गायब हो गया है और तुम जानते हो कि वह घायल है। ये बहुत खतरनाक है। जल्दी से मेरी खातिर अपनी शक्ति से महसूस करो और मुझे बताओ कि वह किस दिशा में गया है। छोटे फीनिक्स की खोज। उद्धरण। छोटे फीनिक्स की इंद्रियां स्वाभाविक रूप से इंसानों से अधिक मजबूत थीं। और ली मोइंग का उस पर जो अनोखा दबाव वाला प्रभाव था, वह छोटे फीनिक्स को उसे दूर से ही महसूस करने की अनुमति दे सकता था। कड़वे चेहरे के साथ छोटा फीनिक्स अनिच्छुक था, लेकिन चूंकि उसकी महिला मालिक ने जिद की तो वह केवल वैसा ही कर सकता था जैसा उसे कहा गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसका गोल-मटोल चेहरा तन गया और उसने ध्यान केंद्रित करने और महसूस करने की पूरी कोशिश की। अचानक उसने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखें खोलीं। वे घोर आश्चर्य से भरी थीं। यह ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ली मोइंग कैसा है? मुझे जल्दी बताओ। लावण्या राठौर दौड़कर उसके पास गई और लगातार सवालों की झड़ी लगा दी। छोटे फीनिक्स ने पलकें झपकाईं और अनिश्चितता के साथ उत्तर दिया, मुझे इस स्थान के आसपास एक बहुत ही मजबूत ऊर्जा महसूस हो रही है। उसके छोटे गोल मटोल हाथ ने पूर्व दिशा की ओर इशारा किया। मैंने जो ऊर्जा महसूस की वह ली मोइंग के समान थी। सच में? लावण्या राठौर की आंखें चमक उठीं। तुम सबसे अच्छे हो। जब हम डार्क मून फॉरेस्ट से बाहर निकल जाएंगे तो ये बहन तुम्हारे भोजन में और अधिक खाना जोड़ देगी। जल्दी करो, चलो अब उसे ढूंढते हैं।
चेतावनी को अनदेखा करना। वह मुड़ी और दौड़ने लगी, लेकिन छोटे फीनिक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी स्कर्ट के किनारे को जोर से खींचकर उसे जाने से रोक दिया। रुको, शैतान औरत, मत जाओ। लावण्या राठौर ने चिंता से जवाब दिया, क्या बात है? हम बाद में बात कर सकते हैं। लिमोइन किसी भी समय खतरे में हो सकता है, मेरे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन छोटा फीनिक्स और भी ज्यादा चिंतित था, लेकिन अपने छोटे शरीर के कारण वह लावण्या राठौर को बिल्कुल नहीं रोक सका। लावण्या राठौर का दिल भट्टी की तरह पागलों की तरह जल रहा था और उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह लड़खड़ाए और उसे छोड़कर पूर्व दिशा की ओर दौड़ पड़ी। डॉट 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 डॉट। पूर्व का घना जंगल और एक खौफनाक भगदड़। सुदूर पूर्व में एक शांत और घना जंगल था। वह क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र से बहुत बाहर था, जहां 5वें स्तर का जादुई जानवर ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो निवास करता था। ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो का बचाव बहुत प्रसिद्ध था। उसके सिर के ऊपर का विशाल आध्यात्मिक सींग बेहद नुकीला था। बस सिर की एक टक्कर और वह आसानी से 5वें दर्जे के साधक को मौत के घाट उतार सकता था। यह असाधारण हमले की शक्ति वाला एक बहुत ही खतरनाक जादुई जानवर था। हालांकि यह मजबूत था, लेकिन इस जादुई जानवर की प्रकृति विनम्र थी। अगर इसे उकसाया न जाए तो यह इंसानों पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करता था। लावण्या राठौर ने लिमोइन को ढूंढते हुए ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो से बचने के तरीकों के बारे में सोचते हुए सावधानी से घने जंगल में प्रवेश किया। ठीक इसी क्षण घने जंगल में अराजक और अव्यवस्थित कदमों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शोर तेज और तेज होता गया और उसके साथ ही जमीन के बुरी तरह कांपने की आवाज उसकी दिशा की ओर आ रही थी। लावण्या राठौर समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से रास्ते से हट गई और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। उसने जो देखा वह ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो का एक विशाल समूह था जो उसके पास से दौड़ता हुआ गुजर रहा था। वहां कम से कम 100 या उससे अधिक गैंडे थे। उसने कभी भी इतने सारे ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो को एक ही समय में एक साथ प्रकट होते नहीं देखा था। और इन विशाल गैंडों के कदम घबराए हुए और अव्यवस्थित थे, मानो वे बहुत डरे हुए हों और अपनी जान बचाने के लिए आगे भाग रहे हों। रास्ते में कुछ छोटे ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो फिसल कर गिर गए और उठ नहीं पाए। फिर भी किसी भी वयस्क गैंडे ने उन्हें बचाने के लिए रुकने की जहमत नहीं उठाई। ये नज़ारा ऐसा लग रहा था मानो कोई खौफनाक चीज़ उनके पीछे पड़ी हो जो उन सभी को मार डालना चाहती हो। लावण्या राठौर ने अपनी बाहें सिकुड़ी और यहाँ तक कि उसका दिल भी बेहद जटिल महसूस कर रहा था। घने जंगल में किस तरह का भयानक बदलाव आ गया था। यहाँ तक कि दुर्जय ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो को भी इस स्थिति तक खतरा था। तो अगर लिमोइन सच में इस जंगल में था, वह ये कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि लिमोइन किस तरह के खतरे में होगा। फिलहाल वह कोई ऐसा चरम प्रदर्शन करने वाला विशेषज्ञ नहीं था जिसकी नज़रों में कुछ भी न टिकता हो। वह गंभीर रूप से घायल और बेहोश था। आखिर हुआ क्या था? डॉट 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 डॉट। एक खौफनाक कत्लेआम। वह जितना सोचती उतनी ही चिंतित होती जाती, लेकिन वह जानती थी कि वह जल्दबाजी करने और खुद को सामने लाने का जोखिम नहीं उठा सकती। ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो का इतना बड़ा झुंड और वे उस चीज़ से लड़ने में सक्षम नहीं थे। अपनी शक्ति के साथ उसे और भी अधिक सावधान रहना चाहिए था। शायद इससे पहले कि वह लिमोइन को बचा पाती, वह खुद ही किसी गंभीर मुसीबत में फंस जाती। जब वह अभी भी अपने विचारों में खोई हुई थी, थोड़े ही समय के भीतर ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो अव्यवस्थित रूप से वहां से भागते हुए गुजरे जहां वह छिपी हुई थी। अंतिम कुछ गैंडे या तो वे थे जो गिर गए थे या बाकी गैंडों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर थे और वे पूरे झुंड की पूंछ पर रह गए थे। अचानक एक ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो जो झुंड से पीछे छूट गया था, उसने धरती हिला देने वाली चीख मारी और पूरे जंगल में एक दर्दनाक कराह गूंज उठी। लावण्या राठौर ने घबराते हुए खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया और छुपकर बाहर देखा। बस एक नज़र में ही वह सुन्न पड़ गई। इस ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो को इसकी रीढ़ की हड्डी की दिशा में काटा गया था और ये 2 बराबर हिस्सों में बंट गया था। सारी आंतें जमीन पर बिखर गई थीं और खून हर तरफ फैल गया था। लावण्या राठौर चाहे कितनी भी अनुभवी क्यों ना हो, ऐसे जंगली और क्रूर दृश्य को देखकर उसे अभी भी घृणा महसूस हुई और साथ ही उसके दिमाग में चिंताएं कई गुना बढ़ गईं। आखिर जंगल में हुआ क्या था? लिमोइन, वह अब कैसा था? डॉट 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 डॉट। मौत की नीलमणि रोशनी। ठीक उसके बाद एक और खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। एक और ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो को चीर दिया गया था। और इस बार लावण्या राठौर को उस दुष्ट दृश्य को देखने का अवसर मिल गया। एक ठंडी नीलमणि रोशनी चुपचाप वहां से गुजरी, उदास, शांत और अदृश्य, मानो वह नरक से आए एक नीलमणि रोशनी हो। पल भर में ही उसने एक और ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो की जान ले ली। जैसे ही तनाव बढ़ा, लावण्या राठौर के दिल की धड़कन तेज हो गई। खौफनाक। वह क्या था? ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो की रक्षात्मक शक्ति ऐसी चीज थी जिसे कई 7वें स्तर के जादुई जानवर भी पाना चाहते थे। वह किस तरह की शक्ति थी जो उन्हें मृत शरीरों के 2 टुकड़ों में तब्दील कर सकती थी?
ससा ससा, पत्तों की सरसराहट। इसी क्षण जंगल में एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ बहुत धीमी थी, इसलिए अगर किसी ने ठीक से नहीं सुना तो वे सोच सकते थे कि यह रात की हवा में पत्तों की सरसराहट थी। लेकिन लावण्या राठौर को सहज रूप से लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और घने जंगल के गहरे हिस्से की ओर देखा। डॉट 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 डॉट, अंधेरे से निकला हत्यारा। अंधेरे में एक व्यक्ति की एक लंबी आकृति दिखाई दी, जो जंगल के बीचों बीच सीधा खड़ा था और धीरे धीरे बाहर की ओर चल रहा था। उसके कदम बड़े नहीं थे और हरकतें धीमी और स्थिर थी, लेकिन उसकी गति असाधारण रूप से तेज थी। ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो पागलों की तरह भाग रहे थे, लेकिन उसने 2 से 3 कदमों में आसानी से उनकी बराबरी कर ली। उस अंधेरी आकृति ने एक लंबी तलवार पकड़ रखी थी और जैसे ही उसने अपनी तलवार को आगे की ओर घुमाया, एक नीलमणि रोशनी कौंधी और एक और ग्रेट स्पिरिचुअल हॉर्न राइनो मारा गया। वह अंधेरी आकृति पहले ही उस बड़े पेड़ के बगल वाले खाली मैदान में आ चुकी थी जहां लावण्या राठौर छिपी हुई थी। वह क्षेत्र विशाल था और जैसे ही चांद की रोशनी चमकी, ये पूरी तरह से उस अंधेरी आकृति पर प्रतिबिंबित हो गई। लावण्या राठौर ने स्वाभाविक रूप से अपना मुंह ढकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। आंखें सामने की ओर घूर रही थीं, चेहरा अविश्वास से भरा था, क्योंकि चांद की रोशनी से जगमगाता वह सुंदर चेहरा लिमोइन का था। वे मोहक आलू बुखारे जैसी आंखें, वह सीधी नाक, झुकी हुई भौहें और ठंडे मतलबी होंठ, वह कभी किसी गलत व्यक्ति को नहीं पहचान सकती थी।